नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र। और राजस्थान के अपवाह तंत्र में हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, क्योंकि सबसे बड़ा है आंतरिक प्रवाह तंत्र, उसके बाद है बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत हम जब नदियों का अध्ययन करते हैं या बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों की बात करते हैं तो मुख्य नदी जो है वह चंबल है और उसके साथ चंबल की सहायक नदियां। और चंबल की सहायक नदियों में जब हम बात करते हैं तो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है बनास नदी, जो कि खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और रामेश्वर में जाके चंबल नदी में मिलती है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में जानते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बनास की सहायक नदियों को लेके, क्योंकि कई बार हमें बनास और बनास की सहायक नदियों के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बनास की सहायक नदियों को लेके क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं बनास नदी की सहायक नदियों की। बनास नदी की सहायक नदियां। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी। जब बनास नदी की सहायक नदियों का हम अध्ययन करते हैं तो इसमें एक तो है बेड़च नदी है, मैनाल नदी है, कोठारी नदी है, खारी नदी है, डाई नदी है, मोरेल नदी। यह तो हम अध्ययन करते हैं कि बनास की यह सहायक नदियां। इसके अलावा बनास की कुछ सहायक नदियां और है, जिसमें सहोदर नदी है, मानसी नदी है, बांडी नदी है, काली सिंध नदी है, ढील नदी है, डूंड नदी है। तो यह भी जो है बनास की क्या है, सहायक नदियां। तो इस तरह से हमें एक तो बनास की सहायक नदियां कौन सी है इसको लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछा जाता है। अब जब हम मानचित्र में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सहायक नदियों को लेके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जब हम सहायक नदियों की बात करें तो यह जो है यह है खमनोर की पहाड़ियां, कहां पर है,
राजसमंद। और यहां से नदी कौन सी निकलती है, तो यहां से बनास नदी, यह जो नदी है, यह बनास नदी जो कि खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है और रामेश्वर में जाकर यह चंबल नदी में मिलती है। अब जब हम सहायक नदियों की बात करें तो यह जो नदी बह रही है, तो यह इसका कौन सा है, दाएं ओर। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहां से आता है कि इसमें दाईं ओर से कौन सी मिलती है, यह दाईं ओर से कौन सी मिलती है और बाईं ओर से कौन सी मिलती है, सबसे पहला प्रश्न। अब इसमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको दाईं ओर से मिलने वाली याद है तो बाईं ओर वाली याद करने की आवश्यकता नहीं है। केवल दो ही नदियां हैं जो दाईं ओर से मिलती हैं, बाकी सब बाईं ओर से मिलती है। अब दाईं ओर से कौन सी मिलती है, तो दाईं ओर से जो मिलती है उनमें एक तो नदी है जिसका नाम है बेड़च नदी, बेड़च नदी है, और दूसरी है मैनाल। यह जो नदियां हैं यह दाईं ओर से मिलती है और जिस स्थान पर मिलती है वह एक त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है और यह मिलती है बिंगोद नामक स्थान पर। कहां मिलती है, बिंगोद नामक स्थान है भीलवाड़ा में, बिंगोद नामक स्थान में पर भीलवाड़ा में यह मिलती। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि दाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती। इसमें एक और ध्यान रखना जो हमें वर्तमान में एग्जाम में पूछा जा रहा है, वह पूछा जा रहा है कि बेड़च की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी नदी। कौन सी है, गंभीरी जो है यह बेड़च की सहायक नदी है, गंभीरी नदी के रूप में हम इसको जानते हैं। गंभीरी नदी यह बेड़च की सहायक नदी। तो एक तो बनास में दाईं ओर से कौन सी नदियां मिलती हैं यह विशेष रूप से हमें याद हो। इसके बाद जितने भी है वह सब बाईं ओर से मिलती है। अब बाईं ओर से कौन कौन सी मिलती है, तो बाईं ओर से नदियों की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक तो नदी है कोठारी नदी, कोठारी नदी है, खारी नदी है, डाई नदी। और खारी और डाई बनास में जिस स्थान पर मिलती है वह है राजमहल टोंक, और यह भी एक त्रिवेणी संगम के रूप में हमें पूछा जाता है। इसके बाद और कौन कौन सी मिलती है, तो इसके बाद मिलती है एक तो है सहोदर नदी, इसके अंतर्गत मिलती है एक मानसी और बांडी नदी मिलती है और यह भी एक त्रिवेणी संगम के रूप में मिलती है। कहां पर, टोंक में मिलती है। इसके बाद एक ढील नदी भी है, ढूंढ नदी भी है, मोरेल नदी भी है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो सबसे लास्ट में इसमें मिलती है वह है कालीसिंध। तो इस तरह से यहां सभी जो है बनास की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं और सबसे अंत में कालीसिंध मिलती है, जबकि बाईं ओर से सबसे पहले कोठारी मिलती है।
और वैसे पूछा जाए सबसे पहले तो बेडच और मेनाल में थे। तो इस प्रकार से सबसे पहले जब हम बनास की सहायक नदियों का अध्ययन करें तो केवल सहायक नदियों को रटे नहीं, सबसे पहले सहायक नदियों को समझने की कोशिश करें कि सहायक नदियां कौन सी हैं और किस दिशा से मिलती है, किस ओर से मिलती है और किस स्थान पर। यदि वह त्रिवेणी संगम के रूप में है तो निश्चित रूप से हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। आप कहेंगे सर एक बनास नदी पर और त्रिवेणी संगम है, लेकिन जो बनास नदी पर त्रिवेणी संगम है वह हम चंबल और उसकी सहायक नदियां बनास और सीप नदी के द्वारा बनाया जाता है, बनास की सहायक नदी के द्वारा नहीं बनाया जाता है। इसीलिए हम उसका बनास की सहायक नदियों के रूप में अध्ययन नहीं करते। हां, जब हम बनास नदी पढ़ते हैं तो हम उस त्रिवेणी संगम का अध्ययन करते हैं कि बनास, चंबल और सीप नदी पर रामेश्वर सवाई माधोपुर में त्रिवेणी संगम है, लेकिन बनास की सहायक नदियों के रूप में हम उसका अध्ययन नहीं करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, यहां पर हम केवल बिंगोद, राजमहल और टोंक के जो त्रिवेणी संगम है उसी पर ही चर्चा करते हैं, रामेश्वर वाले त्रिवेणी संगम का उल्लेख नहीं करते। तो एक तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि बनास की सहायक नदियां कौन सी है। अब इन सहायक नदियों को लेके क्या क्या प्रश्न आता है, तो सहायक नदियों में उन सहायक नदियों को विशेष रूप से पूछा जाता है जिसकी कोई न कोई विशेषता है या जिसको लेके विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब इसमें बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेडच नदी की, जो कि दाईं ओर से सबसे पहले कहें या दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी नदी के रूप में कहें तो हमें यही एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक एक नदी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बेडच नदी को लेकर शुरुआत करेंगे और जितनी भी नदियों को लेकर हमें प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। बनास नदी की सहायक नदियां, और बनास नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेडच। अब बेडच नदी को लेके जो प्रश्न आता है सबसे पहले तो इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे आहड़ नदी या आयड़ नदी कहते हैं। इसे ही आहड़ या आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसका उद्गम स्थल है इसका गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से यह नदी निकलती है और उदयपुर से निकलने के बाद इसका प्रवाह क्षेत्र इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और इसका प्रवाह क्षेत्र उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। इसके बाद इसका समाप्ति स्थल कि यह कहां पर समाप्त होती है। और इसका जो समाप्ति स्थल है वह है बनास नदी बिंगोद
भीलवाड़ा में इसका क्या है, समाप्ति स्थल है। इसके बाद आती है इसकी क्या विशेषता है। तो सामान्यतः जब इसकी विशेषताओं की बात करें तो हमें दो तरह से पूछा जाता है। इसकी एक तो ऐतिहासिक विशेषता है, दूसरी इसकी सांस्कृतिक विशेषता है। और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषता सबसे ज्यादा हमें एग्जाम में पूछी जाती है। अब इसकी क्या विशेषता है, सबसे पहले तो इसके नाम को लेके विशेषता। और जब हम विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहले बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम आहड़ नदी है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम क्या है, आहड़ नदी, जो कि उदयपुर में उदय सागर झील में घिरने के बाद बेड़च के नाम से जाने जाते हैं। जो उदय सागर झील कहां पर है, उदयपुर में। उदय सागर झील उदयपुर में घिरने के पश्चात बेड़च के नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि बेड़च नदी का प्रारंभिक नाम क्या है, आहड़ नदी है। लेकिन जब वह गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलकर उदय सागर झील में घिरती है तो उदय सागर झील में घिरने के पश्चात इसे बेड़च नदी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो इसका नाम को लेकर, इसके बाद बेड़च और बेड़च की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी नदी। यहां जो बेड़च नदी है, बेड़च और बेड़च की एक सहायक नदी है गंभीरी, इन दोनों नदियों के किनारे यहां पर एक पठार है जिसका नाम है मेसा का पठार। मेसा का पठार जो कि बेड़च और गंभीरी नदियों द्वारा अपर्दित पठार है। इस पठार पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसे कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसे राजस्थान का सिरमौर या राजस्थान का सबसे बड़े दुर्ग में से एक है, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है, जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान दिखाई देती है। तो इस दुर्ग को लेके भी प्रश्न आता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था वह किन नदियों के किनारे हैं। तो ध्यान रखना, बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर यह मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। तो इसकी जो विशेषता है, दूसरी विशेषता है कि बेड़च नदी एवं उसकी सहायक नदी कौन सी है, गंभीरी नदी के संगम पर मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। जिसका निर्माण चित्रांगद
मौर्य ने करवाया था। तो यह भी ध्यान रखना कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसे हम राजस्थान के सिरमौर के नाम से जानते हैं, वह दुर्ग बेड़च और उसकी सहायक गंभीरी नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर है। तो कई बार डायरेक्ट प्रश्न आता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस पठार पर है, तो मेसा के पठार पे। और जो मेसा का पठार है वह नदियों द्वारा अपर्दित पठार के रूप में या नदी अपर्दित पठार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद इसकी एक और विशेषता है कि इस नदी के किनारे भी सभ्यताओं की खोज की गई है। अब समझना यहां से इस नदी के किनारे किस सभ्यता की खोज की गई है। बेड़च नदी के किनारे उदयपुर में ताम्र नगरी आहड़ सभ्यता की खोज की गई है, जिसे बनास संस्कृति की नाम से जाना जाता। तो यह भी ध्यान रखना कि बेड़च नदी के किनारे जो है आहड़ सभ्यता की खोज की गई और आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी भी कहते हैं और बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से यह साथ ही यह ध्यान रखना बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता की भी खोज की गई। बेड़च नदी के किनारे चित्तौड़गढ़ में नगरी सभ्यता की खोज की गई, जिसे प्राचीन काल में मध्यमिका कहा जाता था। कि यह जो बेड़च नदी है, इस नदी के किनारे दो सभ्यताओं की खोज हुई, एक उदयपुर में और एक चित्तौड़गढ़ में। उदयपुर में जिस सभ्यता की खोज की उसे आहड़ सभ्यता के नाम से जानते हैं और चित्तौड़गढ़ में जिस सभ्यता की खोज की उसे नगरी सभ्यता के रूप में हम लोग जानते हैं, जिसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, मध्यमिका के रूप में हम लोग जानते हैं। अब इसके बाद आती है इस पर कौन सी परियोजना है। तो अब यहां से ध्यान रखना कि बेड़च नदी पर बेड़च नदी पर चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी बांध यानी कि बेड़च नदी पर एक बांध बनाया गया जिसे घोसुंडी बांध के नाम से हम लोग जानते हैं और वह कहां पर है, चित्तौड़। और घोसुंडी शिलालेख भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है, वह भी
चित्तौड़गढ़ में है। और इसके बाद आता है बेड़च नदी की सहायक नदियां। बेड़च नदी की बेड़च की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। और जब हम बेड़च की सहायक नदियों की बात करते हैं तो एक तो नदी है गंभीरी नदी है। इसके अलावा दो और है, एक तो है गुजरी नदी और दूसरी है वाजन नदी। तो इस तरह से ध्यान रखना कि बेड़च की तीन सहायक नदियां हैं, गंभीरी भी है, वाजन भी है और गुजरी भी है। तो इस प्रकार से हमें जब हम बनास की सहायक नदियों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें बेड़च नदी के बारे में पूछाता है और बेड़च नदी की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विशेषता होने के कारण सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद दूसरी जो इसकी सहायक नदी है बनास की, वह है मैनाल नदी। तो बात करते हैं मैनाल नदी। मैनाल नदी को लेके क्या प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। जब हम मैनाल नदी की बात करें तो मैनाल नदी को लेके जो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल कहां है। तो इसका उद्गम स्थल जो है वह है बेंगू चित्तौड़गढ़ से यहां निकलते। उसके बाद आता है इसका प्रवाह क्षेत्र। और इसके जब हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो यहां चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इसके बाद इसका समाप्ति स्थल बनास नदी, बिंगोद, भीलवाड़ा। क्लियर हो गया। अब इसकी कोई विशेषता नहीं है, केवल एक ही विशेषता है कि मैनाल नदी पर मैनाल नदी पर भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात कौन सा? मैनाल जलप्रपात। जिस तरह से चंबल नदी राजस्थान में सबसे ऊंचे जलप्रपात चूलिया जलप्रपात का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करती है, उसी प्रकार मैनाल नदी भीलवाड़ा में मैनाल जलप्रपात का निर्माण करती। इसके अलावा इसकी कोई विशेषता नहीं और इसीलिए मैनाल नदी को सदैव हमें त्रिवेणी संगम के रूप में या जलप्रपात के रूप में पूछा जाता है। इसके बाद
एक और नदी जो इसकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, यानी कि किसकी, बनास की सहायक नदी, वह है काली सिल नदी। और जब हम काली सिल नदी की बात करें तो इसको लेके हमें पूछा जाता है, एक तो इसका उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र, और सबसे पहले तो यह 3 पॉइंट। अब यह कहां से निकलती है? कहते हैं कि यह सपोटरा की पहाड़ियां करौली से निकलती है। सपोटरा की पहाड़ियां करौली से निकलती हैं, फिर यह करौली और सवाई माधोपुर में बहती है। करौली और सवाई माधोपुर में प्रवाहित होती है और उसके बाद यह बनास नदी में मिल जाती है। समाप्ति स्थल है इसका बनास नदी। सवाई माधोपुर। अब इसकी जो विशेषता है वह सबसे इंपॉर्टेंट। पहली विशेषता है कि यह बनास में सबसे अंत में मिलने वाली सहायक नदी है। तो पहली जो इसकी विशेषता है वह है कि कालीसिल नदी बनास नदी में सबसे अंत में मिलने वाली सबसे पहली विशेषता है कि यह बनास नदी में, जब हम बनास नदी का अध्ययन करते हैं बनास की सहायक नदियों में, तो सबसे अंत में जो नदी मिलती है वह कौन सी है? कालीसिल नदी है, जो करौली से निकलती है और सवाई माधोपुर में जाकर यह मिलती है। तो इस तरह से ध्यान रखना कि बनास नदी में सबसे अंत में कौन सी मिलती है? कालीसिल नदी। अब दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि कालीसिल नदी के किनारे करौली में केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। यह भी हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि करौली में केला देवी मंदिर कालीसिल नदी के किनारे। तो ध्यान रखना, केला देवी अभ्यारण्य पूछे या केला देवी का मंदिर पूछे, वह करौली में कालीसिल नदी के किनारे स्थित है। और केला देवी जो लांगुरिया गीत या लांगुरिया नृत्य के लिए जानी जाती है, यानी कि केला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत या लांगुरिया नृत्य किया जाता है, जो हमें विशेष रूप से कला संस्कृति के अंतर्गत पूछा जाता है। तो इस तरह से हम कालीसिल नदी जो सबसे लास्ट में मिलती है उसको लेके पूछा था। इसके बाद आता है वह है अगली नदी कोठारी नदी।
अब देखिए कोठारी नदी को लेके सबसे पहले तो वही उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और समाप्ति स्थल। इसका जो उद्गम स्थल है वह है दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद। दिवेर की पहाड़ियां राजसमंद से यहां निकलती। उसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र, यहां राजसमंद और भीलवाड़ा में यहां बहती, 2 जिलों में यहां बहती है। उसके बाद समाप्ति स्थल, समाप्ति स्थल जो है इसका बनास नदी, नंदराय, भीलवाड़ा। यानी कि यहां भीलवाड़ा में नंदराय स्थान पर जाकर किसमें मिल जाती है, बनास नदी। सामान्यतः सहायक नदियों के उद्गम स्थल, प्रवाह क्षेत्र और समाप्ति स्थल को लेकर प्रश्न बहुत कम पूछाते हैं। कई बार सुमेलित करने के अंतर्गत उद्गम स्थल जरूर पूछा जाता है, लेकिन अधिकांश प्रश्न जो आते हैं वह विशेषता और परियोजना को लेकर पूछ जाते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है वह है कि कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में 2 सभ्यताओं की खोज की गई। एक तो बागोर सभ्यता की और दूसरी ओजियाना सभ्यता की। यहां ध्यान रखना कि कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में बागोर सभ्यता तथा ओजियाना सभ्यता की खोज की। यानी कि कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में 2 सभ्यता की खोज की गई, बागोर सभ्यता और ओजियाना सभ्यता। अब यहां ध्यान रखना, बागोर जो सभ्यता थी इसका संबंध किससे था, बागोर जो था यह मध्य पाषाणकालीन सभ्यता थी। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल। यानी कि बागोर जो है वह मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल जहां से पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष मिले, जहां से पशुपालन के प्राचीन, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष कहां से मिले थे, बागोर से मिले थे। दूसरा है ओजियाना।
यह जो ओजियाना सभ्यता है, यह किससे, यह आहड़ सभ्यता ने ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है। ताम्र पाषाणकालीन तो यहां ध्यान रखना, ओजियाना और बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे मिले हैं और एक ताम्र पाषाणकालीन यानी कि आहड़ सभ्यता से संबंधित है और एक मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है। तो इस प्रकार से हमें कोठारी नदी की जो ऐतिहासिक विशेषता है वह पूछी जाती है। इसके बाद आता है परियोजना। तो कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध यह भी कई बार प्रश्न आता है कि मेजा बांध कहां पर है, भीलवाड़ा में, किस नदी पर है, कोठारी नदी पर। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेजा बांध पर ग्रीन माउंट पार्क का विकास किया गया है, यानी कि मेजा बांध पर ग्रीन माउंट पार्क बनाया गया। तो इस प्रकार से कोठारी नदी कहां से निकलती है और इसकी क्या विशेषता है और इस पर कौन सी परियोजना बनाई गई है और उस बांध पर कौन सा पार्क स्थित है। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि ग्रीन माउंट पार्क कहां स्थित है। तो यदि नदी पूछी जाती है तो कोठारी नदी, बांध पूछा जाता है तो मेजा बांध, और यदि डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो भीलवाड़ा में स्थित है। तो इस प्रकार से हमें बनास की सहायक नदियों में मैनाल है, कालीसिल है और कोठारी नदी को लेकर प्रश्न पूछा था। इसके बाद और जो सहायक नदियां हैं जिसमें खारी है, डाई है, उन नदियों पर भी हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं और बनास की सहायक नदियां कौन सी हैं। और हम उन नदियों के बारे में पढ़ेंगे जिसको लेके कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। सभी सहायक नदियां हमें नहीं रटनी है, न ही हमें याद करनी, हमें बस जो एग्जाम में पूछा जाएगा उस पर हमें चर्चा करनी है। इसके बाद नदी जो है वह है ढील नदी। अब यह कहां से निकलती है, तो कहते हैं कि यह मालपुरा की पहाड़ियां टोंक से निकलती हैं और सवाई माधोपुर में समाप्त होती है। उद्गम स्थल मालपुरा की पहाड़ियां टोंक से यह निकलती हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र टोंक और सवाई माधोपुर है और
समाप्ति स्थल बनास नदी सवाई माधोपुर। अब इसकी विशेषता क्या है, एक ही ध्यान रखना, जिससे हम राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। रेड सभ्यता की खोज टोंक के निवाई में इसी नदी के किनारे की गई थी। तो इसकी जो विशेषता है वह है कि ढील नदी के किनारे निवाई टोंक में रेड सभ्यता स्थित है, जिसे राजस्थान का टाटा नगर कहते। और यहां से सिक्कों के भंडार मिले थे, इसीलिए इसे हम राजस्थान के टाटा नगर के रूप में जानते हैं। रेड सभ्यता जो कि टोंक में ढील नदी के किनारे स्थित है। तो यह ध्यान रखना, हमें वही नदी पूछी जाएगी जिसकी कोई न कोई विशेषता होगी। इसके बाद एक और नदी है जिसे कहते हैं मानसी नदी। अब मानसी नदी यहां कहां से निकलती है, कहते हैं कि यह मांडल भीलवाड़ा से निकलती है। मांडल यह भीलवाड़ा से निकलती है और यह प्रवाह क्षेत्र जो है प्रवाह क्षेत्र इसका भीलवाड़ा है और टोंक है। समाप्ति स्थल बनास नदी टोंक। अब इसको लेके प्रश्न जो आता है वह एक ही आता है कि मानसी नदी पर भीलवाड़ा में अडवान बांध स्थित है। तो यह जो अडवान बांध है यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि भीलवाड़ा में मानसी नदी पर स्थित है, जो कि बनास की सहायक नदी है। इसके बाद अगली जो नदी हमें पूछी जाती है वह खारी नदी है। इसका उद्गम स्थल विजराल ग्राम की पहाड़ियां, राजसमंद। विजराल पहाड़ियां राजसमंद से यहां निकलती है। विजराल ग्राम की पहाड़ियां
राजसमंद से यानी। अब इसका प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो राजसमंद है, भीलवाड़ा है, ब्यावर है, अजमेर है और टोंक है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह राजसमंद है, भीलवाड़ा है, ब्यावर है, अजमेर है और टोंक है। और समाप्ति स्थल की बात करें तो इस नदी का जो समाप्ति स्थल है वह बनास नदी राजमहल टॉप, यानी कि खारी नदी जो कि विजराल ग्राम की पहाड़ियों से निकलती है और राजमहल टोंक में जाके मिलती है, जहां पर यह त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। अब इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी दो प्रमुख विशेषता है। पहली विशेषता है कि खारी नदी के किनारे ब्यावर में विजयनगर शहर कि जो विजयनगर शहर है वह इसी खारी नदी के किनारे ब्यावर में है। दूसरा, खारी नदी पर ब्यावर में नारायण सागर बांध कि नारायण सागर जो बांध है वह पहले जो अजमेर में था वह अब ब्यावर में खारी नदी पर स्थित है, जो कि ब्यावर और अजमेर की प्रमुख पेयजल परियोजना के रूप में जाना जाता। तो इस प्रकार से हमें बनास की सहायक नदी में खारी नदी को लेके, ढील और मानसी नदी को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उस पर हमने चर्चा की। इसके बाद अगली जो नदी आती है वह है डाई नदी। डाई नदी, और डाई नदी का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले इसका उद्गम स्थल कि यह कहां से निकलती है। इसका उद्गम स्थल जो है वह है मध्य अरावली किशनगढ़ अजमेर से निकलती है। कई जगह किशनगढ़ की पहाड़ियां लिखी जाती है। फिर इसका प्रवाह क्षेत्र और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वह अजमेर और टोंक है। समाप्ति स्थल
जो है इसका बनास नदी राजमहल टोंक, जो कि एक त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है। अब इसकी क्या विशेषता है? इसकी एक ही विशेषता है कि डाई नदी पर टोंक में लसाड़िया बांध स्थित है। हालांकि हमें लसाड़िया बांध को लेके प्रश्न पूछा था, लसाड़िया के पठार को लेके भी पूछा था, लसाड़िया आंदोलन को लेके भी पूछा था, तीनों अलग है। लेकिन लसाड़िया बांध डाई नदी पर टोंक में है और यह भी त्रिवेणी संगम के कारण पूछी जाती है, क्योंकि राजमहल में डाई, खारी और बनास नदी एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। इसके बाद लास्ट जो नदी जो सहायक नदी के रूप में पूछी जाती है बनास की, वह है मोरेल नदी। अब मोरेल नदी कहां से निकलती है? तो इसका उद्गम स्थल चैनपुरा की पहाड़ियां, जयपुर। चैनपुरा की पहाड़ियां जयपुर से यहां निकलती हैं। इसके बाद इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर है। जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर और उसके बाद समाप्ति स्थल बनास नदी सवाई माधोपुर। और इसकी एक ही विशेषता है कि मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में मोरेल बांध स्थित है। तो इस प्रकार से हमें बनास की सहायक नदियों में मोरेल नदी को लेके प्रश्न आएगा मोरेल बांध से, और डाई नदी को लेके प्रश्न आता है या तो लसाड़िया बांध को लेके या फिर आता है त्रिवेणी संगम। तो इस प्रकार से हमें सबसे पहले तो बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी है। अब इसमें हमने डूंड नदी के बारे में, सहोदर नदी के बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि उसकी कोई विशेषता नहीं। हमने केवल बनास की उन सहायक नदियों को विस्तार से पढ़ा है जिसको लेके हमें या तो परियोजना से या सभ्यता से या फिर विशेषता को लेके जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और इसी के साथ जो है बनास की जो सहायक नदियां हैं वह कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।